नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और मैं हूं आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। बच्चों, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं लगातार, वो लेसन है कक्षा 10 का अध्याय 5 जैव प्रक्रम। और उस जैव प्रक्रम के अंतर्गत 3 जो वीडियोस हैं वो हम पहले देख चुके हैं, जो कि थे पाचन तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर और परिसंचरण तंत्र पर। आज जो वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए वो है उत्सर्जन तंत्र पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये हमारा इस पाठ का भाग 4 और अंतिम भाग है। तो बच्चों ध्यान से देखिए। और ये उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है महत्वपूर्ण? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप जो अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, कई सारे पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। नहीं तो ये शरीर में रहेंगे तो वो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते रहेंगे और हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इस वजह से उन नाइट्रोजनी पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो जिम्मेदार होता है। और यही तंत्र इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का उत्तरदायी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र बनाया है। मेनली उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, हमारे दायां वृक्क और बायां वृक्क। तो ये किडनीज जिसे कहते हैं, ये एक बीन शेप्ड, जो आप राजमा की सब्जी खाते हैं तो उस राजमा के शेप के होते हैं। और आकार जो उनका होता है वो मुट्ठी के बराबर का होता है। तो 2 जो वृक्क हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, किडनी। उससे जो ये नलिकाएं निकली रहती हैं जो कि मूत्र को मूत्राशय में लेकर आएंगी। तो ये जो नलिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं मूत्र नलिका या यूरेटर। और मूत्राशय जो होता है वो एक थैले के समान संरचना होता है। और 500 मिलीलीटर तक जो यूरिन है, जो इसकी मूत्र है, वो इसके अंदर भरने की क्षमता होती है। और 300 मिलीलीटर जब भर जाता है तो व्यक्ति को मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। तो ये 500 लीटर तक का जो यूरिन है उसे इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। और ये मूत्र मार्ग, जहाँ से यूरेथ्रा इसको बोलते हैं, जहाँ से मूत्र को त्यागा जाता है। तो मेनली वृक्कों से, मूत्र नलिका से, मूत्राशय से और मूत्र मार्ग से मिलकर के उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो बना हुआ होता है। अब ये देखिए, इधर की तरफ मैंने इसकी आंतरिक संरचना बनाई है। बच्चों ये जो 2 ग्रंथियां इसके ऊपर होती हैं वो 2 ग्रंथियां एड्रिनल ग्रंथियां होती हैं और ये विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। तो ये जो मैंने बनाया है वो इसकी आंतरिक संरचना में हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो बाहरी वाला भाग है ये कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला ये जो भाग है वो मेड्यूला कहलाता है। तो इस मेड्यूला वाले भाग में बहुत सारी जो वृक्काणु होते हैं, वृक्क की जो इकाई होती है जहां पर मूत्र बन रहा है, वो असंख्य वृक्काणु इस मेड्यूला के अंदर स्थित होते हैं और वो मूत्र बना करके इस मूत्र नलिका में छोड़ते हैं, जहां से मूत्र यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर ये 2 जो दिख रही हैं आपको, एक तो पृष्ठीय महाशिरा होती है जो कि अशुद्ध रुधिर को लेकर के आ रही है इन किडनीज में, और एक पृष्ठीय महाधमनी होती है डोर्सल एओर्टा, जो कि जो शुद्ध रुधिर बनेगा जिसमें से यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह निकल चुके होंगे, उसको लेकर के वापस से ये शुद्ध रुधिर को लेकर के ये वापस से हृदय में जाएगी। तो इस तरह से ये जो वो पूरा है ये आपके उत्सर्जन तंत्र की संरचना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो। अब आते हैं मूत्र बनने की क्रियाविधि पर। अब मूत्र कैसे बनता है ये देखिए। तो अभी अभी हमने कहा कि जो मूत्र नेफ्रॉन होते हैं, या जो हिंदी में कहें तो वृक्काणु होते हैं, जो यहाँ पर असंख्य होते हैं। तो प्रत्येक वृक्काणु जो होता है वो एक इकाई होता है मूत्र बनाने की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो बच्चों आपका आंसर होगा नेफ्रॉन, या वृक्काणु जो हैं वो मूत्र बनाने की या उत्सर्जन तंत्र की इकाई हैं। ठीक है, तो असंख्य ये पाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये एक वृक्काणु का मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। इस तरह से इसका शेप, ये इस तरह से इसका शेप आप मान सकते हैं। तो ये जो संरचना होती है, ये वाली कप शेप जो संरचना होती है वो बोमेन संपुट कहलाती है। ये देखिए, ये वाली जो संरचना है ये बोमेन संपुट कहला रही है। इसके अंदर
रक्त केशिकाओं का जो जाल होता है वो रक्त केशिकाओं का जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब इसके अंदर अभिवाही धमनिका जो होती है एफेरेंट आर्टरी, वो रक्त को लेकर के, अशुद्ध रक्त को लेकर के यहाँ इस ग्लोमेरुलस में आ रही है और इसका व्यास जो होता है वो इस अपवाही धमनी एफेरेंट आर्टरी से ज़्यादा होता है। अब ये जो अभिवाही धमनिका लेकर के आ रही है इस ब्लड को, ये ब्लड यहाँ पर छनेगा और छन करके यहाँ पर आ जाएगा इस बोमेन संपुट के अंदर। और जो छन गया है यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो छनने थे, कुछ पानी जो होते हैं वो सब इसके अंदर छनने थे, अब वो अलग हो गए हैं। तो इस जो शुद्ध रुधिर बचा है, अब उस शुद्ध रुधिर को लेकर के ये जो अपवाही धमनिका होती है एफेरेंट आर्टरी, ये वृक्क से दूर इस शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। इसका व्यास जो होता है वो इसकी तुलना में कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ छने हैं वो पदार्थ आगे देखिए, आगे बहुत बड़ी इसकी नलिका होती है, इस नलिका में ये गति करते हैं। तो यहाँ पर ये होते होते और इसका जो बीच वाला भाग होता है ये यू शेप होता है और ये हेनले लूप कहलाता है। तो हेनले लूप की ये वाली जो नलिका है वो समीपस्थ नलिका कहलाती है और ये वाली जो दूर लेकर जा रही है वो दूरस्थ नलिका कहलाती है। तो इस हेनले लूप की समीपस्थ नलिका में कुछ जो पदार्थ हैं वो ऐसे आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और वो यहाँ से छन जाते हैं बहुत बारीक होने के कारण। तो जैसे कि पानी होता है, ग्लूकोज होता है, कई तरह के एमिनो अम्ल होते हैं, तो इनकी जो आवश्यकता है वो हमारी बॉडी में है। और मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि हमारी बॉडी की संरचना ऐसी होती है कि किसी भी आवश्यक पदार्थ को वो शरीर से बाहर नहीं जाने देती। तो ये जो पदार्थ इस निस्यंद में छनकर आए थे उनका वापस से पुनरावशोषण इस नली के द्वारा, इस समीपस्थ नलिका के द्वारा कर लिया जाता है। तो अब जो निस्यंद था वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और उसमें सिर्फ त्यागने योग्य पदार्थ ही रहते हैं। अब ये जब इस वाले दूरस्थ नलिका में से होकर गुजर रहा है तो पहले ही इसमें त्यागने वाले पदार्थ हैं, लेकिन ये वाली जो नलिका है वो इस निस्यंद के अंदर, उसके अंदर जो उन कोशिकाओं के अंदर जो यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ वर्णक, हम दवाइयाँ जो खाते हैं, आपने बच्चों ध्यान दिया होगा कि जब हम कोई दवाई खा रहे हैं तो हमारे मूत्र का रंग जो है वो चेंज हो जाता है, कुछ पीला सा, रेड सा, उसका कलर जो है नॉर्मल से अलग हो जाता है। तो वो जो वर्णक हैं दवाई के माध्यम से हमारी बॉडी में आए हैं और हमारी बॉडी में उनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना है, तो वो वर्णक भी यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो कि शरीर से बाहर निकालने हैं उन सभी को यहाँ पर वापस से इस मूत्र के अंदर, इस निस्यंद के अंदर स्रावित कर दिया जाता है। अब ये जो बिल्कुल मूत्र कहला रहा है क्योंकि अब इसके अंदर हमारे लिए उपयोगी कोई पदार्थ नहीं है। ये जो मूत्र है वो इस संग्राहक वाहिका में, कलेक्टिंग डक्ट में आता है। इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के ये जो नलिका है वो आकर के खुलती हैं और बहुत सारी जो संग्राहक वाहिका हैं वो मूत्र नलिका में आकर के खुलती है और मूत्र नलिका से बूंद बूंद करके जो मूत्र है वो इस मूत्राशय में इकट्ठा होता जाता है। तो इस प्रकार से मूत्र बनने की क्रिया में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका पुनरावशोषण कर लिया जाता है और जो त्यागने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें मूत्र में स्रावित कर दिया जाता है इस नेफ्रॉन्स की कोशिकाओं के द्वारा। तो बच्चों, जिस तरह से हमने परिसंचरण तंत्र में जो बिल्कुल बारीक केशिका थी पहुंचाने वाली कोशिकाओं तक वो एक कोशिकीय थी, इसी प्रकार से नेफ्रॉन्स की जो संरचना होती है वो भी लगातार, ये जो दीवारें होती है वो सब भी एक कोशिकीय ही होती हैं। तो विसरण द्वारा और रक्त के द्वारा जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो शरीर में मूत्र है उसका निर्माण होता है और समय समय पर यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग के द्वारा इसे छोड़ दिया जाता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो चल रहा है, आप उसे ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है और किस तरह से वो मूत्र निर्माण करके और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम
करता है। बच्चों, आप ये जानते हैं कि जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जो व्यक्ति शराब पीते हैं या जिस दिन आपको पीने में चाय कॉफ़ी ज़्यादा आ जाती है, उस दिन मूत्र की मात्रा भी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो शरीर से बेकार पदार्थों को निकालना आवश्यक है, चाहे वो अतिरिक्त जल ही क्यों न हो। तो वो मूत्र की मात्रा ज़्यादा हो करके और बार बार मूत्र जाने की इच्छा हो करके आपको वो जो अतिरिक्त पानी आपने ग्रहण किया है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो कार्य करता है। बच्चों, जब किसी अवस्था में ऐसा होता है कि हमारे वृक्कों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई संक्रमण हो गया, कोई दुर्घटना हो गई या किसी वजह से वृक्कों ने काम करना बंद कर दिया, उस स्थिति में कृत्रिम वृक्कों का उपयोग किया जाता है और डायलिसिस की विधि के द्वारा, अपोहन की विधि के द्वारा उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है, जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बन रहे हैं। यदि इन नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो ये विषैले पदार्थ शरीर में इकट्ठे होकर के और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर से बाहर निकालना इनको बहुत ज़रूरी होता है और यह कार्य डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। आपके बोर्ड स्क्रीन पर जो बच्चों चित्र दिखाई दे रहा है उसे आप ध्यान से देखिए। तो ये कृत्रिम वृक्क होते क्या हैं? तो ये अर्ध पारगम्य झिल्लियों से बना हुआ एक उपकरण है जिसमें जो रोगी व्यक्ति है उसका जो अशुद्ध रुधिर है उसे बाहर निकाला जाता है और ये जो उपकरण है, ये जो झिल्लियां हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, उन्हें एक अपोहन द्रव में रखा जाता है और इस अपोहन द्रव का जो परासरण दाब है वो रुधिर के परासरण दाब के बराबर होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नहीं होते हैं। तो अब जब रोगी का जो रुधिर है वो इनके अंदर प्रवाहित किया जाता है तो ये जो अर्ध पारगम्य झिल्लियां होती हैं वो विसरण के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। तो वो विलयन के अंदर ही रह गया, वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, वो उस विलयन के अंदर ही रह गए और जो शुद्ध रुधिर है जिससे कि अब छान लिया गया है, सारे अपशिष्ट पदार्थ उसमें से निकल गए हैं, उस शुद्ध रुधिर को वापस से रोगी के शरीर में पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डायलिसिस की विधि है, इस विधि के द्वारा किडनियों के कार्य को कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये डायलिसिस की जो क्रिया है वो समझ में आ गई होगी। अब एक नॉर्मल सी जानकारी है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके वृक्कों में से प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद जो है वो वृक्क में होता है, यानी जो छनने की जो क्रिया है वो 180 लीटर तक छन जाती है नेफ्रॉन्स में से। लेकिन वास्तविक जो मूत्र विसर्जन किया जाता है वो 1-2 लीटर के बीच में ही होता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि वृक्क की जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो उपयोगी पदार्थों को वापस से पुनरावशोषित कर लेते हैं। तो उस पुनरावशोषण में जो अतिरिक्त जल होता है वो भी पुनरावशोषित कर लिया जाता है, जो हमारे शरीर के काम आएगा। तो जिसको वास्तव में बाहर निकालना है वो चीजें ही, उतना पानी ही हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के पर। मनुष्यों में जो उत्सर्जन तंत्र है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं पादपों में उत्सर्जन। और बच्चों एक बात और रह गई है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी संपूर्ण सतह पानी के संपर्क में या वातावरण के संपर्क में होती है, तो वो तो विसरण क्रिया के द्वारा ही अपना उत्सर्जन कर देते हैं डायरेक्ट अपने आसपास के वातावरण में ही। अब बात आ जाती है पादपों में उत्सर्जन की। तो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से पादप मैनेज करते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान, वो हमने प्रकाश संश्लेषण वाली जो क्रिया थी उसमें पढ़ा था। तो अतिरिक्त जल को तो पौधे जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं, बताया था हमने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी अतिरिक्त पानी है उसे पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से CO2 जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान और श्वसन के दौरान जो बाहर निकाली जाएगी वो प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। तो वो CO2 जो है तब तो
दिन के टाइम तो उसे बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है और सिर्फ श्वसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, आपने पीली पत्तियों को पौधे से, पेड़ से झड़ते हुए देखा होगा। तो जो पत्तियों में, जिन पत्तियों में क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, उन पत्तियों को अपशिष्ट पदार्थों के इकट्ठे करने के लिए काम में लिया जाता है, और जब वो पूर्ण रूप से अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं तब उन पत्तियों को, उन पीली पड़ी पत्तियों को पादप जो है वो उन्हें अलग कर देता है अपने प्लांट की बॉडी से। ठीक है, तो पीली पत्तियों द्वारा भी उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से बहुत से अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित किए जाते हैं। कई एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं बच्चों, और कई सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो पौधे द्वारा बना तो लिए जाते हैं, बन तो गए हैं, लेकिन वो पौधे के लिए किसी उपयोग के नहीं हैं। तो उन्हें फिर फलों में जो रिक्तिकाएं होती है, जैसे नींबू में, ऑरेंज में आप देखिए वो एक एक रिक्तिका होती है। जब हम उसे खोलें तो उस एक एक रिक्तिका, एक एक जो रेशा होता है उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं, जिसकी वजह से ही तो वो हमें खट्टे लग रहे हैं या उन्हीं की वजह से वो हमें मीठे लग रहे हैं, तो उन रिक्तिकाओं में पौधे के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, वो इकट्ठे कर दिए जाते हैं, पर वो अपशिष्ट पदार्थ पौधे के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो बहुत उपयोगी हैं और उन्हें हम फलों के रूप में खाते हैं। तो इस तरह से रिक्तिकाओं में भी संचित कर दिए जाते हैं, और कुछ रेजिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। रेजिन और गोंद जो हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम बहुत उपयोगी रूप में खाते भी हैं, और रेजिन हमारे बहुत सारे काम आता है। तो इस तरह से ये पदार्थ भी पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं। और कुछ पदार्थों को पौधा अपने आसपास की मिट्टी में यूं ही ऐसे ही भी बाहर निकाल करके और त्यागता रहता है। तो पादपों में कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, इनमें इन कुछ तरीकों के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब बच्चों, इस लेसन की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात आ जाती है, वो होती है अंगदान। तो आपने अखबारों में अधिकतर आप पढ़ते रहते हैं, और कई बार आपने अपने परिवार में भी देखा होगा कि मृत्यु के बाद में अंगदान किए जाते हैं। विशेषकर लोग आँखों के कॉर्निया का जो दान है वो कर देते हैं। बच्चों, आपको एक बात पता है, एक आँख के दान से 6 लोगों की जिंदगी जो है, 6 लोगों की आंखें जो है वो बचाई जा सकती हैं, उनमें नेत्र ज्योति प्रदान की जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुण्य का काम होता है, और हम लोगों की जान, क्योंकि मृत्यु होने के बाद अधिकतर अंगदान किए जाते हैं, तो वैसे भी मृत्यु हो चुकी है, कोई काम नहीं आने वाले वो अंग, तो हम पहले ही हमारी इच्छा से या हमारे रिश्तेदार, और हमारी इच्छा तो होनी ही चाहिए, साथ में हमारे रिश्तेदारों की भी इच्छा होनी चाहिए, उनकी इच्छा से हम अंगदान जो है वो कर सकते हैं। अधिकतर जो अंगदान है वो कॉर्निया का, गुर्दे का, दिल का, यकृत का, अग्नाशय का, फेफड़े का, आंत्र का और अस्थि मज्जा का जो दान है वो किया जाता है। तो वैसे तो मृत्यु के बाद ही होते हैं ये, लेकिन यदि जो मस्तिष्क है उसे डॉक्टर यदि मृत घोषित कर देते हैं तो उस स्थिति में भी जो कुछ अंगदान है वो किए जा सकते हैं। और कुछ अंगदान जैसे किडनी का या एक फेफड़े का, एक किडनी का, उस स्थिति में भी जो अंगदान है वो किया जा सकता है। तो एक फेफड़ा और एक किडनी रह जाएगी तो उससे भी हमारा काम चल जाता है और किसी और को उससे नया जीवन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, आपको इस लेसन को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। तो ये इसी के साथ जो हमारा ये पाठ था और इसका जो अंतिम जो तंत्र था, उत्सर्जन तंत्र, वो हमने पढ़ लिया है। और आशा करती हूँ कि आपको ये पूरे जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने न सिर्फ चित्रों के द्वारा बल्कि इनकी क्रियाविधि को आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो आप जानते हैं ना कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सभी जो दोस्त हैं, सभी जो रिश्तेदार हैं, इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। इसी में ही हम सबकी बहुत अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।